सभी को नमस्कार। हम देख रहे थे आर्थिक भूगोल के अंदर जल परिवहन के बारे में, और जल परिवहन जो हम टॉपिक शुरू किया था उसके अंदर हमने समुद्रिक जलमार्ग और स्थलीय जलमार्ग के बारे में आपको बताया था। और समुद्री जलमार्ग के अंदर विशेषकर हमने 2-3 नहरों के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर है पनामा नहर, स्वेज नहर और कील नहर है। इस प्रकार से हमने इसकी चर्चा की थी। और हमारा जो टॉपिक आज का है रहेगा वो रहेगा कि आंतरिक स्थल मार्ग के बारे में देखेंगे हम, यानी आंतरिक स्थल मार्ग को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, और वहाँ चल करके देखते हैं कि आंतरिक जो जल मार्ग की व्यवस्था है, जो उपलब्धता है, वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें 2 बड़े देश हैं जिनका नाम है कनाडा और यूएसए। ठीक है, अब ये ऊपर कनाडा है और ये यूएसए है। तो कनाडा के तो लगभग 40% जो एरिया है ऊपर वाला, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, जिस वजह से यहाँ पे जल मार्ग उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर जल मार्ग की जो हमारे पास में उपलब्धता रहेगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, तो वो रहेगी यूएसए के अंदर। तो इस प्रकार से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हम लिखने की, जो भी आप लिखोगे वहाँ जाकर, वो इस प्रकार से आप इसकी शुरुआत करने वाले हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 जिले हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेट 5 लेक्स, या हम इसे कह सकते हैं वृहद झील क्षेत्र। वृहद झील क्षेत्र। अब इस वृहद झील क्षेत्र का जल मार्ग, इस जल मार्ग के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वृहद झील क्षेत्र के बारे में। तो इस प्रकार से आपके सामने मानचित्र, या तो फिर आप ऐसे करेंगे कि भी आप जब एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपने मानचित्र बनाना है। तो इसीलिए ज़्यादातर प्रयास करना है कि आपको मानचित्र बनाना आना चाहिए, किस प्रकार का मानचित्र होता है। तो इसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे सुपीरियर झील रहेगी। सुपीरियर झील के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में है ह्यूरॉन झील है। ह्यूरॉन के बाद में मिशिगन झील है। मिशिगन के बाद में इरी है, और इरी के बाद में यहाँ पे ओंटेरियो झील है। कौन सी है अभी? ओंटेरियो झील है। यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले आती है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, हालांकि ये हमने जो है टॉपिक, इन बातों को हमने डिस्कस किया था। ह्यूरॉन झील, इसका हमने डिस्कशन जो किया था वो मैपिंग ज्योग्राफी के अंदर किया था हमने, जब हम मैप देख रहे थे। ह्यूरॉन आ जाएगी, उसके बाद में है मिशिगन, और मिशिगन के बाद में यदि बात करें तो इरी के बाद में है ओंटेरियो। और ओंटेरियो जो है ये लगभग कनाडा के अंदर आ जाती है, ओंटेरियो झील। और मिशिगन जो है ये पूर्ण रूप से जो है यूएसए के अंदर आती है। बाकी चारों जिले जो हैं वो दोनों की सीमा बनाती हैं, जबकि यह पूर्णतः किस में आती है? यूएसए में आती है। और मिशिगन झील जो है ये जुड़ी हुई है किसके साथ में? ह्यूरॉन झील के साथ में जुड़ी हुई है। ह्यूरॉन झील के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब अब हमें देखना है जरा, सुपीरियर से जब हम आएंगे तो ह्यूरॉन की तरफ आएंगे, तो इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए जो एक नहर बनाएगी है उसका नाम है सू नहर। उसका नाम क्या है अभी? सू नहर जो है वो किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है। और इस प्रकार से उसके बाद में आगे चलेंगे तो ह्यूरॉन से हमें इरी झील में जाना होगा। ह्यूरॉन से बाद में हम कहाँ जाएंगे भी? इरी झील में जाएंगे, यहाँ पर। तो इरी झील में जाएंगे तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इरी नहर है। इन दोनों को जोड़कर कौन सी है? इरी नहर। और उसके बाद में इरी और ओंटेरियो को जोड़ने के लिए वेलेंड नहर है। वेलेंड नहर यहाँ पे बनाई गई है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में ही एक जलप्रपात भी है, जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात है, जहाँ से यूएसए और कनाडा जो है अपनी सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन करते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली जहाँ से जिन नदियों के द्वारा जिन नदियों में बांध बनाए जाते हैं और विद्युत प्राप्त किया जाता है, विद्युत परियोजनाएं जिन नदियों पर चलती हैं, वहाँ पर कभी भी नावें नहीं चलाई जा सकती। वहाँ पर नावों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जल विद्युत तभी उपलब्ध होगा जब नदी का पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, और जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो हम वहाँ पर नाव नहीं खो सकते। तो इसीलिए बहुत सी नदियाँ ऐसी आएंगी, तो ध्यान रखना, जो भी हम नदियाँ की बात करेंगे,
जिसकी अंदर नदियों का नाम हम देखेंगे कि वो जल परिवहन में काम आ रही हैं, तो ध्यान रखेंगे वो कभी भी जल विद्युत में काम नहीं आएंगी। परंतु यहाँ पर एक थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात है, तो जलप्रपात भी है और एक नहर भी बना देगी, वेलैंड नहर। अब आप कहेंगे कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, तो ये एक साथ हो नहीं सकती, परंतु इसको बनाया गया है किसके जैसे, जैसे पनामा नहर में लॉक सिस्टम लगाए हैं। मैंने वो समझाया था पिछली क्लास के अंदर कि लॉक सिस्टम कैसे होते हैं, तो वो लॉक सिस्टम लगाए हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग इन को आपस में जोड़ा गया है। और इसके बाद में यहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये कनाडा में बहती है और ये आगे जाकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, और नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी है। क्लियर है? उसके बाद में देखेंगे तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी और 5 झीलें ये मिलकर के विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती है। सबसे लंबा अंतस्थलीय जल मार्ग भी अंतस्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती है। तो याद रखेंगे कि यूएसए के अंदर जो हमारे पास में जल मार्ग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जल मार्ग आ गया वृहद झील क्षेत्र प्लस सेंट लॉरेंस नदी का। तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। अभी हम और भी बातें डिस्कस करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अपने को मानचित्र बना करके इसे कैसे शो करना वहां पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर मानचित्र बनाना पड़ेगा। तो मानचित्र बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से हम मानचित्र को बनाएंगे और ये ऊपर का बस इस प्रकार से आपने छोड़ देना है। ये अलास्का हो जाएगा हमारे पास में। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये लगभग थोड़ा सा यहाँ पर जो हो जाएगा कैलिफोर्निया इस तरफ आ जाएगा हमारे पास में। तो देखिए जरा, अभी हमने देखा कि जो हमारे पास में वृहद झील क्षेत्र है वो यहाँ पर है, और ये कितनी झीलें हैं यहाँ पे? ये यहाँ पे 5 झीलें हैं। 5 झीलों का जो क्षेत्र है इसे हम वृहद झील क्षेत्र कहते हैं, और ये लगभग फिंगर के टाइप में है, उंगलियों की तरह है। यहाँ पे झीलें हैं 5। ये होगी हमारे पास 5 जिले, और यहाँ से एक नदी जाएगी जो कि कहाँ गिरेगी? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में है। अब सेंट लॉरेंस की खाड़ी में स्थित है, तो यह इस बंदरगाह से शुरुआत होती है। इस बंदरगाह इस यानी जल मार्ग की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है सेंट जॉन्स बंदरगाह से भी। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? सेंट जॉन्स बंदरगाह से इसकी शुरुआत होती है। तो ध्यान रखेंगे सेंट जॉन्स बंदरगाह से शुरुआत होगी, और उसके बाद में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाएंगे, फिर उसके बाद में हम सेंट लॉरेंस नदी में जाएंगे। सेंट लॉरेंस नदी में आप ध्यान रखना इसके किनारे पे है क्यूबेक शहर है, और एक कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है। अभी कौन सा? मॉन्ट्रियल शहर है। मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल शहर बहुत ही फेमस शहर है इसका, कनाडा का। इसे कनाडा का डेट्रॉइट भी कहते हैं। और डेट्रॉइट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो डेट्रॉइट इरी झील के किनारे पर है। डेट्रॉइट जो शहर है, डेट्रॉइट शहर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ डेट्रॉइट शहर होगा। इसके अलावा टोरंटो जो है, टोरंटो किसके किनारे है? ओटावा के किनारे पे टोरंटो है। टोरंटो शहर है कनाडा का, वो ओंटेरियो झील के किनारे, ओंटेरियो झील के किनारे पर स्थित है। और उसके बाद देखेंगे आप तो मिशिगन झील के किनारे पर है। मिशिगन झील के तट पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा शिकागो जो है ना, यह मांस मंडी है, विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। डेट्रॉइट जो है यह मशीन उद्योग के लिए और ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है विश्व के अंदर। और सुपीरियर झील के किनारे पर है डुलुथ शहर है। डुलुथ ये यूएसए का है, डुलुथ शहर है। तो इतनी बात रखनी है, ये यूएसए के शहर हैं और ये जो है कनाडा के शहर हैं, और ये औद्योगिक क्षेत्र है, और यही इस उत्तरी अमेरिका का हृदय स्थल है, हार्टलैंड है, और इस हार्टलैंड को ये जोड़ता है महासागर के साथ में। तो इसी वजह से यह बहुत फेमस हो जाता है, यह बहुत ही व्यस्त वाला मार्ग बन जाता है। इसके अलावा
यदि हम यहाँ की नदी की बात करें तो नदियों के द्वारा मार्ग जो उपलब्ध करवाया जाएगा वो है हमारे पास में मिसिसिपी और मिसौरी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। अब मिसिसिपी जो नदी है ये हमारे पास में मिसिसिपी है, मिसिसिपी, और ये नदी हमारे पास में कौन सी है अभी, मिसौरी नदी है, मिसौरी नदी। तो ये इसका जल मार्ग उपलब्ध करवाने वाली नदियां हैं। यहाँ पर हम सेंट पॉल से शुरुआत करते हैं, सेंट पॉल, यानी यह सेंट पॉल बंदरगाह से लेकर के पहले सेंट लुइस तक जाएगी, सेंट लुइस, सेंट लुइस। सेंट लुइस को यूएसए में स्थित लैंड सेंट लुइस जो है इसे विश्व की मक्का मंडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विश्व की मक्का मंडी कहते हैं सेंट लुइस। और फिर उसके बाद में जो मैक्सिको की खाड़ी आती नीचे, क्या आता है यहाँ पे, मैक्सिको की खाड़ी। इस मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के यह अपना जल गिराती है और यहाँ पर बंदरगाह है, एक फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस। ठीक है अभी, न्यू ऑरलियंस। तो न्यू ऑरलियंस जो ये बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, तो इस प्रकार से इसको जोड़ती है। मिसौरी नदी के किनारे देखें तो यहाँ पर बिस्मार्क है, भी बिस्मार्क एक स्थान है, बिस्मार्क। तो यह बिस्मार्क को किससे जोड़ेगा, सेंट लुइस से। इधर से सेंट पॉल को किससे जोड़ेगा, सेंट लुइस से। उसके बाद में इन दोनों को कहाँ जोड़ेंगे हम, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह पर जोड़ेंगे। यानी इस प्रकार से यहाँ पर जाने का मार्ग इसमें उपलब्ध होता है। तो ये दो बातें आप यहाँ पे इसकी फेमस लिख सकते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि इसकी फेमस हमारे पास में कौन सी नदियां रहने वाली हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिण अमेरिका कुछ इस तरीके का आप बना लीजिएगा। इस प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक है। नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक जो प्रयोग करता है जल परिवहन का वो है कोलंबिया देश। कोलंबिया देश भी, कौन सा देश है, कोलंबिया, कोलंबिया देश। कोलंबिया देश की जो फेमस नदी है, फेमस नदी मेंडलेनो नदी है भी, ठीक है, मैगडलेनो नदी जो है ये कोलंबिया की फेमस नदी है। हालांकि इस महाद्वीप के अंदर विश्व की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर स्थित है। विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो कहाँ पर स्थित है भी, इस महाद्वीप के अंदर स्थित है, जिसका नाम है अमेजन भी। अमेजन नदी जो है वो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और इस प्रकार से होती हुई यहाँ पर बहती है। परंतु यह व्यापारिक क्षेत्र की दृष्टि से यह इसका जो जल मार्ग है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये फिर भी लगभग 80,000 किलोमीटर का जो है नावों का जल मार्ग उपलब्ध कराती है, नावों को जल मार्ग उपलब्ध करवाती है, जो कि लगभग आदिवासी जो लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि व्यापारिक दृष्टि से इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद में देखिएगा तो पराना, पलाटा और प्रागवे, यहाँ पर नदियां हैं जो कि ब्यूनस आयर्स बंदरगाह को जोड़ती हैं। अब ब्यूनस आयर्स फेमस बंदरगाह है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है और अर्जेंटीना जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डिब्बा बंद मांस का निर्यातक देश है। अभी मांस निर्यातक देश है, किसका देश है अभी, मांस निर्यातक देश है। इसीलिए यह बंदरगाह फेमस हो जाता है, ब्यूनस आयर्स जो बंदरगाह है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारे पास में जल परिवहन का उपलब्ध करवाने वाली नदियाँ कौन सी रही, कोलंबिया के अंदर है मैगडलेनो और उसके बाद में अमेजन नदी जो है ये आप लिख सकते हैं कि 80,000 किलोमीटर का समुद्र जो है जल मार्ग उपलब्ध करवाती है, जो कि सबसे लंबा हो जाएगा, परंतु ये व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। फिर उसके बाद में आप कहेंगे प्लाटा, पराना और प्रागवे, ठीक है, प्लाटा, पराना, प्रागवे, ये नदियां हैं। प्लाटा, पराना, प्रागवे नदियां हैं जो कि ब्यूनस आयर्स को जल परिवहन उपलब्ध करवाती हैं और ये ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना के अंदर बहती हैं, ये वाली नदियां, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के अंदर ये हमें जल मार्ग देखने को मिलेगा। यदि हम आगे बढ़ें तो उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं हम कौन से महाद्वीप के चलते हैं। अभी देखिए इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं अपन
यूरोप महाद्वीप के अंदर देखते हैं तो यूरोप महाद्वीप में जो फेमस हमें मिलने वाला है क्षेत्र वो कौन सा है, उसमें हमारे पास में जो नदियाँ रहेंगी जैसे राइन नदी है, डैन्यूब है, वोल्गा है, ये इसकी फेमस नदियाँ हैं यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप पे बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप समझ पाए तो देखिए मानचित्र अगर आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए और याद करना भी आसान रहेगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पर है हमारे पास में फ्रांस, ये हमारे पास में कौन सा आ गया, अभी फ्रांस आ गया है। हमने ओरिएंटल रेल मार्ग जब देखा था उस समय भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हमें क्या करना है, अब हमें देखना है तो देखिए ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे है इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला, यहाँ पे आल्प्स पर्वतमाला है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में यह है आल्प्स पर्वतमाला है। और यहाँ से निकलती है नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, दो कौन कौन सी देखिएगा जरा। एक नदी तो है हमारे पास में राइन नदी जो है वो फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड को जल मार्ग उपलब्ध करवाती है, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड को। और नीदरलैंड में इस नदी के किनारे जो है वो रोटरडम जो है वो बंदरगाह है। रोटरडम क्या है, बंदरगाह है, जो कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त जल मार्ग की नदी है, यानी कि विश्व का सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जल मार्ग किस नदी का है, तो वह राइन नदी का है। तो आपको ये एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर डायरेक्ट दे सकता है कि राइन नदी का जल मार्ग, तो उसके बारे में आपको बताना हो सकता है कि राइन नदी जो है वो फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड में बहती है और यह आल्प्स पर्वत से निकलती है और इस प्रकार से होती हुई यह रुर नामक स्थान से बहती है। रुर जो है ये कोयला क्षेत्र है। अब यहाँ पे कोयला, जर्मनी के अंदर कोयला क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। ये वाला जो राइन नदी जहाँ बहती है ना, ये यूरोप का हार्टलैंड कहलाता है, इसे यूरोप का हार्टलैंड कहेंगे अपन, क्योंकि ये इसका फेमस, यहीं से इसके पूरे अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। तो इस प्रकार से रुर जो क्षेत्र है यहाँ से निकलती है कोयला, और कोयला का परिवहन इसके माध्यम से भी किया जाता है नदी के द्वारा, तो इसलिए इस नदी को कोयला नदी या काली नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं, कोयला नदी कहा जाता है, कोयला। और कोयला कहाँ से निकलता है, यूरोप में रुर स्थान से निकलता है। जैसे भारत में छोटा नागपुर पठार से कोयला निकलता है, तो हम क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर कहते हैं, ऐसे हमने उसको संज्ञा दे रखी है। तो वास्तव में रुर नामक स्थान कहाँ पर है, तो वो है जर्मनी के अंदर। क्लियर है, समझ पाएंगे। उसके बाद में ये कहाँ जाकर के गिरती है, तो उत्तरी सागर में जाकर के ये अपना जल गिराती है, उत्तरी सागर में अपना जल गिराएगी। इस प्रकार आपने इसके जल मार्ग को याद रखना है। दूसरी नदी की यदि हम बात करें, जो इसकी दूसरी सबसे फेमस नदी है, वो है हमारे पास में डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी विश्व के बहुत अधिक देशों से होकर के बहती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो जर्मनी के बाद में ऑस्ट्रिया के बाद में ऑस्ट्रिया के बाद में हम किसकी बात करेंगे, स्लोवाकिया आएगा भी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया के बाद में बात करते हैं तो हंगरी के बाद में बात करते हैं तो क्रोएशिया के बाद में सर्बिया के बाद में आता है हमारे पास में बुल्गारिया के बाद में रोमानिया, और रोमानिया के बाद में माल्डोवा और यूक्रेन होते हुए इसका जो जल है वो कहाँ पर गिरता है, काला सागर में गिरता है। इसका जल कहाँ पे गिरता है, काला सागर में। तो ये हमारे पास में काला सागर आ गया। तो काला सागर में इसने जल गिराने वाली ये नदी है। तो विश्व के सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी का एक खिताब इसके नाम पर है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा और यूक्रेन। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास में 10 देशों से होती हुई बहती है। तो यह पश्चिमी यूरोप को पूर्वी यूरोप से जोड़ने का काम करती है, इसीलिए ये इसकी सबसे फेमस नदी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद में हमारे पास में जो आएगी वोल्गा नदी। अब वोल्गा नदी की देख लीजिए, तो ये हमारा जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले तो यहाँ पर है यूराल नदी है, यहाँ पर यूराल नदी आएगी, और उससे ऊपर अगर बात देखें तो हम यूराल पर्वत है, यहाँ पे क्या है, यूराल पर्वत है। तो ये तो हो गया यूराल पर्वत,
यूराल पर्वत और यूराल नदी के कारण ये बन गया एशिया और ये बन गया हमारा यूरोप। ये यूरोप है, ध्यान रखिएगा। इस तरफ हमारे पास में कॉकेशस पर्वतमाला है, कॉकेशस पर्वतमाला है। इस प्रकार से नीचे वाला है हमारे पास में एशिया, ऊपर वाला है यूरोप। तो ये यूरोप का एरिया आ गया हमारे पास में। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा हो गया? यूरोप का हिस्सा हो गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो रूस का हिस्सा जो इधर आता है, रूस दो महाद्वीपों में आता है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को जो है वो यहाँ पे है, ये हमारे पास में मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। और यहाँ पर है लेनिनग्राद, जहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ से विश्व का सबसे रेल मार्ग की शुरुआत होती है। हमने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में देखा था। तो आपको नाम जो है वो याद रह जाएंगे, क्योंकि हम एक एक नाम को बहुत बार रिपीट करने वाले हैं। तो ये हमारा कौन सा है? लेनिनग्राद जो है, लेनिनग्राद। तो लेनिनग्राद जो है यहाँ पे है। तो हम बात कर रहे थे वोल्गा नदी के बारे में। तो देखिए जरा, वोल्गा नदी की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। इस प्रकार से होते हुए वोल्गा नदी जो है वो ऐसे आएगी हमारे पास में और जाएगी कहाँ पे? कैस्पियन सागर में जाकर के अपना जल गिराएगी। कहाँ गिराएगी? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से जल गिराएगी। तो सबसे पहले तो क्या किया गया? अभी मॉस्को वोल्गा रिवर बनाएगी। मॉस्को वोल्गा रिवर के द्वारा मॉस्को शहर को वोल्गा नदी के साथ जोड़ा गया। और अब ये नदी के साथ जुड़ गया। जैसे ही नदी के साथ जुड़ा तो उसको एक जो क्षेत्र मिल गया, कौन सा? कैस्पियन सागर। यानी अब मॉस्को से कैस्पियन सागर में आना हो तो हम नदी मार्ग के द्वारा आ सकते हैं। फिर दूसरा, यहीं पर एक नदी और बहती है जिसका नाम है भी डॉन नदी। इस तरफ हमारे पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है डॉन। ये हमारे पास में डॉन नदी है। तो डॉन नदी और वोल्गा दोनों को जोड़ने के लिए वोल्गा डॉन नहर बनाएगी। वोल्गा डॉन नहर बनाएगी इस प्रकार से। और जैसे वोल्गा को हमने डॉन के साथ जोड़ा तो अब ये मॉस्को को दूसरा एक और क्षेत्र मिल गया, कौन सा? भी काला सागर का क्षेत्र मिल गया। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, उसे मैं थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करता हूँ। तो देखिएगा जरा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो हमारे डॉन नदी है ना, डॉन नदी का थोड़ा सा हमने क्षेत्र जो है वो गलत बना दिया यहाँ पे। तो वो कौन सा क्षेत्र में आती है डॉन नदी? तो ये देखिएगा, ये डॉन नदी जो है वो एजोव सागर में आकर के गिरती है। ये जो सागर है ना, इसका नाम है एजोव सागर। ये क्षेत्र जो है ना, ये है एजोव सागर। इस एजोव सागर में आकर के गिरती है कौन सी? भी डॉन नदी। और अब हम इस डॉन नदी के साथ में किसको जोड़ेंगे? वोल्गा को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो ये एजोव सागर मिलेगा पहले हमें, और एजोव सागर के बाद में कर्च जल संधि है। कौन सी? भी कर्च जल संधि है या केरिच जल संधि है, जिसके माध्यम से हम कहाँ एंटर कर सकते हैं? काला सागर में एंटर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है? भी एजोव सागर, एजोव सागर, ये काला सागर है। उसके बाद में बात करें तो ये कौन सा हो गया? भाई भूमध्य सागर। ये हो गया भूमध्य सागर होगा, ये भूमध्य सागर हो गया। और यहीं पर काला सागर के बाद में यहाँ पर है मारमरा सागर। बीच में कौन सा सागर है? भी मारमरा सागर है, मारमरा सागर। ये मारमरा सागर भी क्या करता है? यूरोप को एशिया से अलग करता है। ये एशिया है वाला हिस्सा है, ये यूरोप वाला हिस्सा, तो ऐसे अलग करता है। फिर हम कहाँ जाएंगे? एजियन सागर में जाएंगे। यहाँ पे कौन सा सागर आता है? एजियन सागर आता है। इटली के एक तरफ आता है एजियन सागर, एजियन सागर। जैसे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, सॉरी इटली तो यहाँ रह गया सर, हाँ, ये हमारा कौन सा हो गया? एजियन सागर है। यहाँ तो एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? एड्रियाटिक सागर। यहाँ पे मैं आपको जो इटली के बारे में बता रहा था वो ये था कि जैसे इटली के पूर्व में एड्रियाटिक सागर है तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो इसके पश्चिम में जो है यहाँ पे भूमध्य सागर है तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है तो भारत के उत्तर में नवीन पर्वतमाला है, आल्प्स भी और हिमालय भी, ठीक है। और इसी प्रकार से इटली भी एक कृषि प्रधान देश है, तो इस कारण इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, वापस आते हैं। तो हम बात जो कर रहे थे वो ये थी हमारे पास में, ये इस प्रकार से हमने क्या किया? डॉन नदी को भी मिला दिया, डॉन नदी के साथ में नहर बनाई, वोल्गा डॉन नहर, वोल्गा डॉन नहर हमने यहाँ पे बना दी। और ये स्थान जो है वो है वोल्गाग्राद, वोल्गाग्राद।
वोल्गाग्राद है, जैसे लेनिनग्राद है वैसे वोल्गाग्राद है यहाँ पे जो शहर है, उससे ये नहर वहाँ पे जो शहर ये नहर जो बनाई गई है। तो अब अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर हमने मॉस्को को कैस्पियन सागर से जोड़ दिया और मॉस्को को हमने काला सागर से जोड़ दिया, और इसी प्रकार से मॉस्को से हम कहाँ जा सकते हैं, भूमध्य सागर में भी जा सकते हैं। 3 बातें हो गई। इसी प्रकार से यहाँ से हमने लेनिनग्राद से भी कुछ क्षेत्र बनाया है जो कि बाल्टिक सागर से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा भी? बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर से जुड़ जाएगा। और बाल्टिक सागर से जुड़ने के बाद में यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने एक स्टालिन नहर के बारे में बताया था आपको। स्टालिन नहर जो है, स्टालिन नहर वो कुछ इस प्रकार से यहाँ फिनलैंड की झीलों से होते हुए ऐसे बनाई थी हमने, जो कि ऊपर श्वेत सागर को जोड़ती है। किसके साथ जोड़ती है? श्वेत सागर से जोड़ती है। यहाँ पे कौन सा बनेगा? श्वेत सागर। ये हमारे पास में है श्वेत सागर, श्वेत सागर। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि मॉस्को को विश्व में 5 पत्तनों का नगर कहते हैं। मॉस्को को क्या कहते हैं? 5 पत्तनों का नगर कहा जाता है। 1 नंबर श्वेत सागर, दूसरा बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ये 5 पत्तनों का इसे नगर कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ चुके हैं, काफ़ी बातें हमने यहाँ पर की है। वोल्गा जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहलाती है, वोल्गा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? डैन्यूब नदी है। कारण क्योंकि ये बहुत अधिक देशों से होकर के बहती है। और सबसे व्यस्त जो नदी है वो कौन सी है? राइन नदी है। इसका कारण ये औद्योगिक क्षेत्र से होकर के बहती है और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से होकर के बहती है। ये सबसे व्यस्त नदी होगी राइन, सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी डैन्यूब और सबसे लंबी नदी होगी वोल्गा। क्लियर है? इस प्रकार आप इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम अगली चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा पर किस पर? अब हम चर्चा करते हैं, चलो अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें कुछ एक नदियाँ ही मिलेंगी जो कि जल परिवहन उपलब्ध करवाएंगी। जिनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी नदी जो है ना, जल परिवहन उपलब्ध करवाने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है हमारे पास में? वो है कांगो नदी। भी कौन सी नदी है? कांगो नदी है। कांगो नदी सबसे लंबा जल मार्ग उपलब्ध करवाती है, लेकिन कांगो नदी में कुछ जलप्रपात भी बने हुए हैं और जलप्रपात बने हैं इसलिए ये ज़्यादा लंबा मार्ग नहीं उपलब्ध करवा सकती। ऐसे हालांकि नील नदी भी बहुत लंबी नदी है, परंतु नील नदी पर बांध बने हुए हैं तो वो ज़्यादा लंबा जल मार्ग जो उपलब्ध नहीं करवाती है। तो इसकी एक नदी कौन सी आप लिख पाओगे? कांगो नदी के बारे में लिख पाओगे जो जल मार्ग उपलब्ध करवाएगी। एक नदी आप लिख पाओगे नाइजर नदी के बारे में। यहाँ पर हमारे पास में होगी नाइजर। तो नाइजर नदी नाइजर देश और नाइजीरिया से होकर के बहती है। नाइजर और नाइजीरिया 2 देश हैं, इनसे होकर के बहती है, जिसमें से नाइजीरिया जो देश है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया देश क्या है अभी? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। क्लियर है? चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि नाइजर नदी के द्वारा ना ताड़ का जो तेल है उसका जो क्या किया जाता है अभी? निर्यात किया जाता है। नाइजर नदी द्वारा ताड़ की गिरी का व्यापार किया जाता है। यानी ताड़ जो है, ताड़ की गिरी है, उससे तेल बनाया जाता है। जैसे नारियल होता है, नारियल का तेल होता है, वैसे ताड़ का तेल होता है। इसलिए इस नदी को ताड़ तेल की नदी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ताड़ तेल की नदी कहते हैं। ताड़ तेल की नदी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ताड़ तेल की नदी से हम कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसकी 2 फेमस नदियों के बारे में आपने याद रखना है। ये नाइजर नदी और ये कांगो नदी, ये कहाँ गिरती हैं? ये गिन्नी की खाड़ी में गिरती हैं। ये दोनों की दोनों कहाँ गिरती हैं? गिन्नी की खाड़ी में गिरेंगी, गिन्नी की खाड़ी में गिरेंगी। और ध्यान रखिएगा ये पूरे के पूरे डायग्राम विद उनकी लोकेशन और विद उनके जो स्थान हैं वो मैंने पूरे के पूरे बना दिए हैं, वो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में आगे देखिएगा तो और इसके बाद में हम जो चर्चा करने वाले हैं तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे चीन, एशिया महाद्वीप के अंदर चर्चा करेंगे कौन कौन सी जो नदियां हैं जल मार्ग उपलब्ध करवाएंगी। उसमें हमारे पास में सबसे पहले देखें तो उत्तरी चीन के अंदर हमारे पास में आती है हवांग हो नदी। यहाँ पे है हवांग हो।
हवांगो नदी पर जो स्थान फेमस है उसका नाम है जो बीजिंग इसकी राजधानी है ना, बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग जो है वो किस नदी पर है? हवांगो नदी के किनारे पर स्थित है। अब ये नदी भी जल मार्ग उपलब्ध करवाती है, परंतु हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भी? चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग बदलती है। ये मार्ग बदलने में फेमस नदी है, इसलिए बाढ़ आ जाती है, तो इसे चीन का शोक कहते हैं। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण बंदरगाह जो हमारे पास में है वो है टिंटसन बे, टिंटसन बंदरगाह जो है इसका फेमस बंदरगाह है। उसके बाद में देखिए मध्य चीन की जो हमारे पास में नदी आएगी वो है हमारे पास में यांगटीसी कियांग। ये यांगटीसी कियांग नदी जो है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और चीन में यह सबसे लंबा जल मार्ग उपलब्ध करवाती है। इसके किनारे पर जो फेमस जो नगर है वो है शंघाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। चीन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो कौन सा है? शंघाई है, और शंघाई को ही चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसके बारे में बता सकते हो कि यांगटीसी कियांग का जो जलमार्ग है ये सबसे लंबा जलमार्ग है और इसके किनारे पर शंघाई नगर है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और कहाँ इसका जो जलमार्ग है वो नानकिंग से लेकर के शंघाई तक यह जल मार्ग उपलब्ध करवाती है और इसके बाद में यह पूर्वी चीन सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। क्लियर है? लास्ट में देखें तो दक्षिण चीन की जो फेमस नदी है वो है सीकियांग, उसका नाम है सीकियांग नदी भी, सीकियांग। एक तो हमारे पास में थी यांगटीसी कियांग, ये भी सीकियांग है परंतु इसके सामने लगा है यांगटीसी कियांग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सबसे लंबी नदी कहलाएगी। सीकियांग इसके अंदर दूसरी फेमस नदी है भी चीन की। अच्छा, यहीं पर एक ध्यान रखिएगा, जैसे विश्व में सबसे लंबा सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग बनाया था राइन नदी ने, तो राइन नदी का जलमार्ग जो है सबसे व्यस्त जलमार्ग है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो विश्व में दूसरा नाम जो आता है वो किसका आता है? यांगटीसी कियांग का आता है, क्योंकि आपको पता है कि चीन जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, इसीलिए यहाँ पर लगातार व्यस्त मार्ग बना रहता है और इसी क्षेत्र में ही चीन की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इसके बाद में जो दूसरा क्षेत्र है यह सारा पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है। इस ओर रहने की जो स्थितियां वो नहीं है, इसीलिए सर्वाधिक जनसंख्या चीन के पूर्वी तट की ओर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। सीकियांग नदी पर जो बंदरगाह है वो है हमारे पास में हांगकांग जो है, और एक है कैंटन बंदरगाह है भी, इसके बंदरगाह है और ये कहाँ पर आकर के गिरती है? तो दक्षिण चीन सागर में आकर के अपना जल गिराती है। क्लियर है? यदि हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पर हमें फेमस नदियाँ जो है, जल मार्ग वाली नदियाँ जो है वो कौन सी मिलेंगी? वो है इरावदी नदी जो है इस म्यांमार में बहती है और इसके किनारे पर है यंगून जिसे कहते हैं रंगून। ठीक है, रंगून या यंगून कहा जाता है, जो कि इसकी राजधानी है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास में। और एक नदी है मेकोंग नदी भी, मेकोंग। तो आप लिख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के अंदर यंगून और मेकोंग नदियां हैं। चीन के अंदर हमने ये तीन नदियां देखी, हवांगहो, यांगटीसी कियांग और सीकियांग नदी होगी। अब अंत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर आप जानते हैं कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। तो गंगा नदी जो है, गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सबसे मुख्य जो बंदरगाह यहाँ पे वो है हल्दिया बंदरगाह। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हल्दिया बंदरगाह से होती है, हल्दिया के बाद में क्या आता है? कोलकाता। हल्दिया जो है उसके थोड़ी दूर क्या आता है? कोलकाता बंदरगाह आता है, जो एक नदीय बंदरगाह है। इसके बाद में है इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के बाद में बात करें अगर हम, तो इस्लामाबाद को नाम बदल दिया गया जो इसका, वो है प्रयागराज, जहाँ पर यमुना और गंगा दोनों आकर के मिलती हैं। इसके किनारे पटना भी है। और इसी के बाद में आप देखेंगे कि आगरा जो है, यमुना के किनारे पर आगरा है और यमुना के साथ में मिलती है चंबल नदी।
चंबल, और चंबल के किनारे पर है कोटा शहर। तो इस प्रकार से यह भारत के जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र से बहती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से बहने वाली नदियां जो है वो गंगा और यमुना है, जो कि उत्तर प्रदेश से बहती हैं। तो इनके बारे में हमने भारत में चर्चा की हुई है या वहाँ पर हम चर्चा इसकी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो विश्व की हमने ये नदियों के बारे में देखा है। अंत में यदि आपको बताऊं तो अंत में हमारे पास में एक रहता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ज़्यादा फेमस नदियाँ यहाँ पे नहीं मिलेंगी। यहाँ पर सिर्फ मर्रे डार्लिंग जो नदी है वही इसमें जल मार्ग उपलब्ध करवाती है। यहाँ पे क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला से मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो निकलती है। ठीक है, अभी मर्रे डार्लिंग, तो ये दो नदियाँ हैं। जैसे हमने यूएसए के अंदर मिसिसिपी और मिसौरी नदियों को हम देखते हैं, वैसे यहाँ पे मर्रे डार्लिंग नदियाँ हैं जो जल मार्ग उपलब्ध करवाएंगी। तो इस प्रकार से ये हमारा था अंतस्थलीय जल मार्ग। तो आज की क्लास में हमने अंतस्थलीय जल मार्ग के बारे में देखा है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे सामुद्रिक जल मार्ग के बारे में। ओके।